आमतौर पर ना जब हम किसी बहुत भारी भरकम मशीन या किसी बहुत ही शक्तिशाली इंजन के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सीधे उसकी ताकत पर जाता है। बिल्कुल। उसकी हॉर्स पावर या उसकी रफ्तार पर। हाँ बिल्कुल। हम सोचते हैं कि ये इंजन कितना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में हर विशाल इंजन के अंदर एक बहुत ही छोटा पर बेहद क्रिटिकल पुर्जा होता है, जिसे गवर्नर कहते हैं। सही कहा, एक गवर्नर या नियंत्रक। और अगर वो गवर्नर काम करना बंद कर देना तो वो इंजन अपनी ही असीमित ताकत से ओवरहीट हो जाएगा। हाँ, और अंत में खुद को ही नष्ट करेगा। बिल्कुल। और राष्ट्र निर्माण के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं सोच रही थी कि जब हम एक राज्य या स्टेट की कल्पना करते हैं तो उसके पास असीम शक्ति होती है, कानून बनाने की, पुलिस की, सेना की। तो उस असीम शक्ति को बेलगाम होने से रोकने के लिए और दूसरी तरफ एक आम इंसान की आज़ादी को बचाए रखने के लिए जो गवर्नर काम करता है वही उस राष्ट्र का संविधान होता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और गहरी एनालॉजी है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि संविधान बस वकीलों के लिए लिखी गई एक मोटी सी किताब है। हाँ, या नियमों का एक उबाऊ पुलिंदा। बिल्कुल। जबकि असल में ये शक्ति को साधने का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत विज्ञान है। मतलब ये तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, सरकार क्या नहीं कर सकती। सही कहा। और आज के इस विशेष डीप डाइव में हमारा मिशन इसी विज्ञान की गहराई में उतरना है। आज हम भारत के उस ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे हैं जिसने एक नवगठित राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया। एक बहुत ही विविध राष्ट्र को। हाँ, हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे इस ढांचे ने राज्य की सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया जो आज दशकों बाद भी कायम है। और जो सबसे दिलचस्प बात है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज है। तो चलिए इस डीप डाइव में बिना किसी देरी के इस रूपरेखा को समझना शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी और पहले सवाल से, आखिर इस पूरे ढांचे की नींव क्या है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है? अगर हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो संविधानवाद का सीधा सा अर्थ है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित सरकार का विचार। अच्छा। क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता निरंकुश या एब्सोल्यूट होती है तो वो तानाशाही में बदल जाती है। बिल्कुल। तो संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना है कि देश चलाने वालों के हाथ में असीमित पावर ना हो। ये एक ऐसा ढांचा खड़ा करता है जहां राज्य की शक्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसे जो भाग 3 में दिए गए। हाँ बिल्कुल, पार्ट 3 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, उनके बीच एक तराजू की तरह संतुलन बना रहे। मतलब सरकार भले ही भारी बहुमत से चुनी गई हो, फिर भी वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, उसे भी एक दायरे में रहना होगा। एकदम सही। और जब दुनिया भर में इस दायरे को तय करने की बात आई ना, तो मुख्य रूप से 2 मॉडल उभर कर सामने आए, लिखित और अलिखित। हाँ। पहला मॉडल है अनरिटन या अलिखित संविधान का, जिसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ब्रिटेन। अब यहाँ एक आम धारणा ये होती है कि अलिखित का मतलब है कि वहाँ कुछ भी कागज पर नहीं है, मतलब सब कुछ हवा में चल रहा है। पर असलियत तो कुछ और ही है ना? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां कुछ लिखा नहीं गया है। अलिखित होने का असली मतलब यह है कि वहां का संविधान किसी एक तय समय में किसी एक सभा द्वारा बैठकर एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं बनाया गया। अच्छा, तो वो टुकड़ों में है। हाँ, वो सदियों की परंपराओं, राजाओं और संसद के बीच हुए ऐतिहासिक समझौतों जैसे कि मैग्ना कार्टा और अदालती फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। इस ब्रिटिश मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां संसद सर्वोच्च है, मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वहां की संसद अगर चाहे तो एक साधारण कानून पास करके देश के किसी भी बड़े संवैधानिक नियम को रातों रात बदल सकती है। ओहो, मतलब वहां संवैधानिक कानून और आम कानून के बीच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मॉडल बहुत ज्यादा लचीला होता है। लेकिन भारत ने इस रास्ते को नहीं चुना। मुझे लगता है इतनी विविधताओं वाले देश में शायद सदियों पुरानी परंपराओं के भरोसे बैठना मुमकिन भी नहीं था। इसलिए हमने दूसरा रास्ता चुना, एक लिखित और सर्वोच्च मॉडल। सही कहा। लिखित संविधान एक बहुत ही सचेत और सोच समझकर लिए गए फैसले का परिणाम होता है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां देश की सभी संस्थागत व्यवस्थाओं और अधिकारों को एक जगह व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजबद्ध किया जाता है।
और ब्रिटिश मॉडल के उलट यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क ये आता है कि इसमें संसद सर्वोच्च नहीं होती, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। संसद को भी इसी किताब के दायरे में रहकर कानून बनाने होते हैं। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर भारत ने एक लिखित संविधान बनाने का इतना बड़ा सचेत निर्णय लिया, तो जाहिर है इसे किसी को तो लिखना था। और इतिहास के पन्नों में जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के गठन और उसकी टाइमलाइन को देखते हैं, तो एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। मैं तो पढ़कर चौंक गई थी। कौन सा तथ्य? यही कि शुरुआत में हमारी ये संविधान सभा एक संप्रभु यानी सॉवरेन संस्था थी ही नहीं। ये बात तो दिमाग को चकरा देने वाली है। एक आजाद देश का सर्वोच्च कानून एक ऐसी संस्था कैसे लिख सकती है जो खुद पूरी तरह से आजाद ना हो? हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पेच है और इसे समझने के लिए हमें उस समय के हालात में जाना होगा। बात है नवंबर 1946 के। तब तो हम आजाद भी नहीं हुए थे। बिल्कुल, उस वक्त भारत तकनीकी रूप से आजाद नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत अभी भी यहाँ थी। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। अच्छा, इसका मतलब यह था कि सभा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा तय की गई सीमाओं और शर्तों के भीतर ही काम करना था। मतलब उनके हाथ बंधे हुए थे। और अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो ये भी कोई सीधा चुनाव नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये कोई आम चुनाव नहीं था जहां हर नागरिक ने वोट डाला हो। इस सभा में कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। इनमें से 296 सदस्य उस समय की प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा इनडायरेक्टली चुने गए थे और बाकी सदस्यों को रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजाओं ने नॉमिनेट किया था। तो एक मोटा अनुपात क्या था? लगभग 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक सदस्य कर रहा था। तो फिर ये संस्था पूरी तरह से आजाद और संप्रभु कब बनी? वो कौन सा पल था जब उन्होंने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए? वो ऐतिहासिक पल आया 1947 में, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद से पास हुआ। अच्छा, 1947 के एक्ट के बाद? हाँ, इस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन के शासन को खत्म कर दिया और संविधान सभा को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। एक झटके में वो सभा एक पूरी तरह से संप्रभु संस्था बन गई, जो अब भारत के लिए जैसा चाहे वैसा भविष्य तय कर सकती थी। जरा सोचिए उस समय के माहौल के बारे में। देश का बंटवारा हो रहा था, चारों तरफ दंगे और अफरा तफरी थी, और ऐसे में देश के सबसे बेहतरीन दिमाग एक हॉल में बैठकर इस विशाल देश का भविष्य गढ़ रहे थे। बिल्कुल। 9 दिसंबर 1946 को उनकी पहली बैठक हुई थी, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इतने बड़े काम को संभालने के लिए उन्होंने 13 अलग-अलग समितियां बनाई। हाँ, और उन सभी समितियों के काम को एक जगह पिरोने का सबसे भारी जिम्मा था प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसके प्रमुख थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बिल्कुल। उनका काम ये नहीं था कि बस सबका लिखा हुआ एक जगह जोड़ दें। उनका काम था उन सभी विचारों को एक कानूनी, सुसंगत और व्यवहारिक रूप देना, ताकि वो भविष्य की कसौटियों पर खरा उतर सके। जनवरी 1948 में जब पहला ड्राफ्ट जनता के सामने आया, तो उस पर महीनों तक देश भर में तीखी बहसें हुईं, हजारों संशोधन सुझाए गए। मतलब ये कोई बंद कमरे में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक महामंथन था। और अंत में लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इस ड्राफ्ट को अपनाया गया। हाँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संविधान के लागू होते ही बौद्धिक हलकों में एक नई और बहुत बड़ी महाबहस छिड़ गई। वो क्या थी? ये बहस इसके स्वरूप को लेकर थी। दुनिया भर के विशेषज्ञ ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये ढांचा है कैसा। क्या ये पूरी तरह से फेडरल यानी संघीय है या यूनिटरी यानी एकात्मक? और यहीं पर मैं एक बड़ा विरोधाभास सामने रखना चाहती हूँ। हम बार बार कहते हैं कि भारत में एक ड्यूअल पॉलिटी है, दोहरी राज व्यवस्था। हमारे पास दिल्ली में केंद्र सरकार है और हर राज्य की अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, दोनों के अपने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर आप भारत के पूरे संविधान को पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पढ़ लें, तो उसमें कहीं भी किसी भी जगह फेडरल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो जब ये शब्द ही नहीं है,
तो हम खुद को संघीय कैसे मान सकते हैं? ये विरोधाभास राजनीति विज्ञान के छात्रों को हमेशा परेशान करता है। असल में ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा अमेरिकी संविधान को संघवाद का गोल्ड स्टैंडर्ड माना था। अच्छा, बेंचमार्क के तौर पर। हाँ, अमेरिका में राज्य पहले से मौजूद थे और उन्होंने मिलकर एक केंद्र बनाया था। उस चश्मे से देखने पर पश्चिमी विद्वानों को भारतीय ढांचा कभी पूरी तरह संघीय लगा ही नहीं। लेकिन समय के साथ सोच बदली। आज की आधुनिक सहमति ये मानती है कि संघवाद कोई ब्लैक और व्हाइट सिद्धांत नहीं है, ये मैटर ऑफ डिग्रीज है। मतलब कोई देश कितना संघीय है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें शक्तियां कितनी मजबूती से बटी हुई हैं। बिल्कुल। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। अक्सर लोग फेडरेशन और कन्फेडरेशन के बीच उलझ जाते हैं। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? बहुत ही सीधा और स्पष्ट कानूनी अंतर है। एक फेडरेशन में जो राज्य या इकाइयां होती हैं, उनके पास देश से अलग होने या सीसीड करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके उदाहरण हैं। मतलब कोई भी भारतीय राज्य आज ये नहीं कह सकता कि हम भारत से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक अटूट संघ है। जबकि एक कन्फेडरेशन में राज्यों का जुड़ाव बहुत ढीला होता है, उन्हें जब चाहे तब अलग होने का अधिकार होता है। जैसे यूएसएसआर में था। एकदम सही। पूर्व सोवियत संघ के राज्य अंततः अलग होकर स्वतंत्र देश बन गए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास 5 ऐसे मुख्य स्तंभ हैं जो हमें मजबूती से एक संघीय ढांचा बनाते हैं। पहला है शक्तियों का स्पष्ट वितरण। केंद्र और राज्यों के काम बटे हुए हैं। दूसरा और सबसे अहम है संविधान की सर्वोच्चता। हाँ, और ये दूसरा स्तंभ इस पूरे सिस्टम की जान है। इसे समझने के लिए केशवानंद भारती केस का उदाहरण बहुत जरूरी है। अगर केंद्र या राज्य सरकार अपनी शक्तियों की सीमा लांघकर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, तो अदालत उसे अल्ट्रा वायर्स यानी अधिकारातीत घोषित कर देगी। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण सोचिए। अगर कल को कोई राज्य सरकार ये तय कर ले कि वो अपनी अलग करेंसी छापेगी, तो क्या होगा? वो तुरंत असंवैधानिक या अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, क्योंकि वो उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है एक लिखित संविधान का होना, ताकि कल को केंद्र और राज्यों के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे। चौथा है संविधान की कठोरता, यानी अनुच्छेद 368। हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर केंद्र संघीय ढांचे से जुड़ा कोई बदलाव करना चाहता है तो उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे पास करवाना होगा। और पांचवा स्तंभ है एक स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, जो एक रेफरी की तरह काम करता है। ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही परफेक्ट संघीय देश हैं। हाँ, राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और यहीं पर यह ढांचा दुनिया भर से अलग हो जाता है। इस ट्विस्ट को यूनिटरी टिल्ट या एकात्मक झुकाव कहा जाता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी की एक एनालॉजी से समझाऊं ना, तो भारत का ये ढांचा एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए इस अकाउंट में केंद्र और राज्य दोनों का पैसा है। दोनों के पास अपने अपने डेबिट कार्ड हैं और दोनों रोजमर्रा के खर्चे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कोई किसी को नहीं रोकता। लेकिन जैसे ही घर में कोई भारी संकट आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो अचानक पता चलता है कि उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करने और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मास्टर पासवर्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है केंद्र सरकार। बिल्कुल, सारा कंट्रोल केंद्र के पास आ जाता है। अरे वाह, ये एनालॉजी भारतीय संविधान के उस छिपे हुए चरित्र को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने लाती है। ये मास्टर पासवर्ड ही उन गैर संघीय प्रावधानों का मूल है जो भारत को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अलग बनाते हैं। अमेरिका में हर राज्य का अपना अलग संविधान होता है, अपनी अलग नागरिकता होती है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। हम सब सिर्फ भारतीय हैं। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। इसके तहत भारतीय संसद अगर चाहे तो राज्यों की मर्जी के बिना भी उनकी सीमाएं बदल सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या उनका नाम बदल सकती है। मतलब एक परंपरागत संघीय मॉडल में तो ये अकल्पनीय है कि केंद्र राज्यों के नक्शे से ही खेल सके। बिल्कुल। और अगर हम कानून बनाने की ताकत की बात करें तो वहां भी केंद्र का पलड़ा भारी है। हमारे पास 3 सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट, जिसमें 99 विषय हैं, जैसे रक्षा और विदेश नीति। हाँ। फिर स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 विषय हैं, जैसे पुलिस और कृषि। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा जैसे विषय हैं, जहां दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी पेच है।
समवर्ती सूची में अगर दोनों कानून बना लें और उनके बीच टकराव हो जाए तो संघ यानी केंद्र का कानून ही माना जाएगा, राज्य का नहीं। और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स का क्या? हाँ, वो भी केंद्र के पक्ष में हैं। ये अवशिष्ट शक्तियां असम में होती क्या हैं? इसका मतलब है कि ऐसे नए विषय जो 1950 में किसी के दिमाग में नहीं थे, जैसे आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम या स्पेस टूरिज्म। अच्छा, नए विषय। हाँ, अब इन पर कानून कौन बनाएगा? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बची हुई शक्तियां राज्यों को दी जाती हैं, लेकिन भारत के निर्माताओं ने यहाँ कनाडा के मॉडल को अपनाया। क्योंकि कनाडा में भी मजबूत केंद्र था। बिल्कुल, क्योंकि कनाडा भी विविधताओं वाला देश था जिसे टूटने का डर था। भारत ने भी वही किया और ये सारी भविष्य की शक्तियां पूरी तरह से केंद्र को सौंप दी। ओके, चलिए इस मास्टर पासवर्ड को थोड़ा और अनपैक करते हैं। हम सोचते हैं कि राज्य सूची के 66 विषय तो कम से कम राज्यों की अपनी जागीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे 5 ओवरराइड ट्रिगर्स हैं जहां केंद्र सीधे राज्य के मामलों में घुस सकता है और कानून बना सकता है। ये ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं? ये ट्रिगर्स ही तो वो स्विच हैं जो एक संघीय देश को एकात्मक देश में बदल देते हैं। पहला ट्रिगर है अनुच्छेद 249, राज्यसभा वाला। हाँ, अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि किसी राज्य विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो संसद को वो अधिकार मिल जाता है। एक तंत्र फेल हो जाए तो वहां की चुनी हुई सरकार को हटाकर केंद्र सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और तीसरा ट्रिगर तो पूरी व्यवस्था को ही पलट देता है, अनुच्छेद 250। हाँ, नेशनल इमरजेंसी। जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के सभी 66 विषय एक झटके में समवर्ती सूची में बदल जाते हैं। मतलब संसद पूरे देश के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। बिल्कुल, राज्य पूरी तरह केंद्र के अधीन हो जाते हैं। चौथा ट्रिगर थोड़ा शांतिपूर्ण है, अनुच्छेद 252, जहां 2 या अधिक राज्य खुद आकर संसद से कहें कि भाई इस विषय पर आप ही हमारे लिए कानून बना दीजिए। और 5वां ट्रिगर बहुत दिलचस्प है, अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए केंद्र सरकार पेरिस में जाकर पर्यावरण पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन कराती है। अब उस संधि को लागू करने के लिए अगर संसद को कोई ऐसा कानून बनाना पड़े जो राज्य सूची के विषयों को प्रभावित करता हो, तो संसद ऐसा कर सकती है। बिल्कुल। और कोई भी राज्य ये कहकर उसे रोक नहीं सकता कि ये तो हमारा विषय है। तो ये तो बात हुई कानून बनाने की, लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मोर्चे पर भी राज्यों के हाथ इसी तरह बंधे हैं? काफी हद तक हाँ। जरा राज्यपालों की भूमिका को देखिए। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं, यानी केंद्र सरकार। राज्यपाल राज्य की विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो केंद्र की एक आंख की तरह काम करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे प्रशासनिक निर्देश दे सकती हैं जिन्हें मानना राज्यों के लिए बाध्यकारी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी अनुच्छेद 360 के समय तो राज्यों की मनी बिल्स तक केंद्र के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ केंद्र की पकड़ को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मजबूत करती है वो है प्रशासनिक ढांचा। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS और IPS। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम है। एक IAS अधिकारी काम तो राज्य सरकार के लिए करता है, हाँ, लेकिन उसका चयन, प्रशिक्षण और उस पर अंतिम अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है। राज्य सरकारें उन्हें सस्पेंड कर सकती हैं, लेकिन नौकरी से निकाल नहीं सकती। ये पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को एक धागे में बांध कर रखता है। हाँ, साथ ही न्यायपालिका भी इंटीग्रेटेड है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसमें राज्यों की कोई सीधी भूमिका नहीं होती। अच्छा, मतलब जब हम इस पूरे चक्रव्यूह को देखते हैं ना, एक तरफ राज्य स्वतंत्र हैं, दूसरी तरफ केंद्र के पास ऐसे मास्टर पासवर्ड्स हैं जो रातों रात पूरा खेल पलट सकते हैं, तो दिमाग में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारे निर्माताओं को इतनी बारीक व्यवस्था बनाने की प्रेरणा मिली कहाँ से? क्या उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को खंगाल डाला था ताकि दूसरों की ऐतिहासिक गलतियों से बच सके? डॉक्टर अंबेडकर ने खुद एक बार गर्व से कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को रैंसैक करने यानी छानने के बाद किया गया है। अच्छा। उन्होंने किसी एक मॉडल की अंधी नकल नहीं की,
उन्होंने दुनिया भर से बेहतरीन ईंटें चुनी, लेकिन घर का नक्शा भारत की जमीन के हिसाब से बनाया। अगर हम इसे एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की तरह देखें तो उन्होंने कहाँ से क्या उठाया? अब शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। वहां से हमने सरकार का बुनियादी ढांचा लिया, यानी संसदीय प्रणाली, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल, इसलिए हमारे निर्माता अमेरिका की तरफ मुड़े। अमेरिका से हमने एक बेहद मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका ली जो जुडिशियल रिव्यू कर सके, और सबसे जरूरी चीज, लिखित फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अमेरिका का मॉडल बहुत अधिक कठोर था। राज्य बहुत शक्तिशाली थे। हमने देखा था कि कैसे विभाजन के दर्द से गुजरने के बाद भारत को एक मजबूत केंद्र की जरूरत थी। सही कहा। इसलिए हम कनाडा के मॉडल की तरफ गए, जहां केंद्र मजबूत था और रेजिजुअरी पावर्स उसके पास थीं। समाज को दिशा देने के लिए हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, ताकि आने वाली सरकारों को पता हो कि उन्हें किस दिशा में काम करना है। हाँ, व्यापार को आसान बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार लिया, और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से सीखा। दुनिया भर के इतने सारे विचारों को एक साथ लाना, लेकिन इस पूरी भव्य इमारत की जो बेस फाउंडेशन थी, जिस पर ये सब खड़ा हुआ, वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बिल्कुल। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का लगभग आधा हिस्सा, जैसे संघीय योजना, न्यायपालिका का काम करने का तरीका, पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्यपाल का पद, ये सब उसी 1935 के ब्रिटिश कानून से लिया गया था। क्योंकि हमारे प्रशासकों को उस सिस्टम को चलाने की आदत पड़ चुकी थी। हाँ, इसलिए उसी ढांचे पर एक नई सोच की इमारत खड़ी करना ज्यादा व्यवहारिक था। तो अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचें, तो ये सब एक सुई जेनेरिस यानी अपनी तरह के अनूठे स्वरूप की ओर इशारा करता है। अगर आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखें तो वे एक टाइट मोल्ड या कठोर सांचे में ढले हैं। वे हमेशा संघीय ही रहेंगे, लेकिन भारतीय ढांचा एक शेप शिफ्टर है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और ताकत है। एक आम दिन में, सामान्य परिस्थितियों में, ये एक बेहतरीन संघीय प्रणाली के रूप में काम करता है। राज्य अपनी नीतियां बनाते हैं, अपनी पुलिस चलाते हैं, हाँ। लेकिन जैसे ही युद्ध के बादल मंडराते हैं या देश के भीतर कोई बड़ा आपातकाल आता है, तो ये संविधान बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के एक झटके में पूरी तरह यूनिटरी रूप ले लेता है। सारा देश एक कमांड सेंटर यानी केंद्र के अधीन आ जाता है। बिल्कुल। दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में ये शेप शिफ्टिंग खूबी इतनी सहजता से मौजूद नहीं है। इसी लचीलेपन ने इसे सुई जेनेरिस बनाया है। सच में, ये कोई साधारण कानूनी किताब नहीं है। ये शक्तियों के संतुलन और राष्ट्र निर्माण का एक शानदार मास्टर क्लास है। शुरुआत में हमने जो इंजन के गवर्नर की बात की थी, ये संविधान सचमुच वही है। ये सरकार को ताकत देता भी है और उस पर ब्रेक भी लगाता है। मुझे लगता है कि आज की चर्चा का ये सबसे बेहतरीन सार है। निर्माताओं ने सच में एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो मजबूत भी है और लचीला भी। बिल्कुल। लेकिन लचीलेपन की बात करते हुए जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने देखा कि संविधान की सबसे बड़ी ताकत इसका जीवंत होना है। ये समय के साथ खुद को बदल सकता है, इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन जरा दार्शनिक स्तर पर सोचिए, अगर किसी चीज को असीमित बार बदला जा सके तो क्या एक बिंदु ऐसा आ सकता है जहां बहुत अधिक संशोधनों के कारण वो अपनी मूल पहचान, अपनी आत्मा ही खो दे? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? बदलाव और स्थिरता के बीच की वो आखिरी सीमा आखिर क्या होनी चाहिए? क्या लगातार बदलने से कहीं ऐसा ना हो कि हम उस नींव को ही खो दें जिस पर ये सब खड़ा है? ये शायद लोकतंत्र का सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल है। ये संतुलन बनाए रखना ही हर पीढ़ी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए इस गहरे सवाल पर जरूर विचार होना चाहिए। इस पूरी चर्चा ने उस ब्लूप्रिंट को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा जो हमारे राष्ट्र की रगों में दौड़ता है। जब भी कोई नया कानून बने तो सोचिएगा कि इसके पीछे संविधान का कौन सा पुर्जा काम कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय की गहराई में फिर उतरेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए।